नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार फिर आज पांचवी बार आपके क्लास में अर्थशास्त्र विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम परिभाषा के बाद सांख्यिकी के परिचय पर आए हैं। यानी आपके सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर परिभाषा है, उसके बाद है सांख्यिकी का परिचय। तो सांख्यिकी के परिचय के तहत उसका भाग 1 को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये सांख्यिकी का अंग्रेजी स्टैटिस्टिक्स होता है। अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स से निकला है और लैटिन के स्टेटस से निकला है। इसका मतलब राज्य अथवा सरकार होता है। इस प्रकार यह माना गया था कि प्राचीन काल के राज्य में या प्राचीन काल के सरकारों में सरकार से जुड़े हुए जितने भी लेखा जोखा होते थे उनका संबंध सांख्यिकी से रखा गया है, यानी स्टैटिस्टिक्स से रखा गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं वर्ड कह रहा हूँ स्टैटिस्टिक, नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसको उस समय साइंस ऑफ किंग्स और साइंस ऑफ स्टेट कहा गया, क्योंकि सिर्फ ये राजकाज से जुड़े हुए थे। इस कारण इसे राजाओं का विज्ञान या राज्य का विज्ञान कहा गया। अंग्रेजी कवि, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मिल्टन और वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी पुस्तक में वैसे लोगों के बारे में जो राजाओं के या राज्य के लेखा जोखा रखते थे उनके लिए स्टैटिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब था कि उस समय भी सांख्यिकी का इस्तेमाल होता था। अब ये एक अलग बात है कि आज जो सांख्यिकी का स्वरूप है विज्ञान के रूप में, उस रूप में इस्तेमाल हो चाहे न हो, लेकिन इतना तो तय है कि विभिन्न तरह के राजकाज संबंधी जो आंकड़े होते थे वो मंत्रीगण राजा के पास जरूर पहुंचाते थे। हम भारत में भी ऐसी चीजें देखते हैं कि भारत के सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य या उनके गुरु चाणक्य जितने भी राज के सेना संबंधी आंकड़े, अकाल संबंधी आंकड़े, बाढ़ संबंधी आंकड़े वो उनके सामने रखते थे और उनको उन्हीं आंकड़ों के आधार पर सलाह भी देते थे। तो ये प्राचीन काल में राजविद्या थी, यानी राजशास्त्र था। अब इसको जो है कालांतर में इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि कोई भी राज्य अपना कार्य संपादित तभी कर सकता है जब उसके पास सही तरीके के आंकड़े आएंगे कि हमारे राज्य में कितने लोगों के पास वस्त्र है, कितने लोगों के पास आवास नहीं है। इस तरह की चीजें, इस तरह की समस्याएं जैसे ही धीरे धीरे कल्याणकारी सरकार की स्थापना वर्ल्ड में होने लगी, समस्याएं और बढ़ती गई। तो उसके लिए जो है आगे बढ़ते क्रम में जर्मनी में ही एक गॉटफ्राइड ऑकेनवाल नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने सबसे पहले सांख्यिकी को जन्म दिया, एक तरह से सांख्यिकी शास्त्र बनाया अलग विषय के रूप में। और ये जन्म माना जाता है 1749 में। नाम याद रखिएगा, गॉटफ्राइड ऑकेनवाल, ये जर्मनी के थे। इन्हें सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। स्टूडेंट्स और जितने भी कंपिटिटिव स्टूडेंट्स हैं और 11th के स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरे कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आपके विषय में तो है ही। याद क्या रखना है इसमें? स्टैटिस्टिक्स शब्द जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से बना है। फर्क क्या है? यहां CS लगा हुआ है, यहां CK लगा हुआ है। इसका मतलब होता था राज्य। लैटिन के स्टेटस से बना है। स्टेटस आज भी हम लोग दर्जे के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टेट से ही स्टेटस बना है, सरकार। ठीक है। और जो है सांख्यिकी के जनक कौन हुए? तो गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। ये कहां के थे? तो जर्मनी के थे। प्राचीन काल में सांख्यिकी को क्या कहा जाता था? तो साइंस ऑफ किंग्स और साइंस ऑफ स्टेट। आगे अब हम देखते हैं कि सांख्यिकी का जो है विस्तार एक विज्ञान के रूप में और एक विषय के रूप में कैसे हुआ। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर में सांख्यिकी के विभिन्न स्वरूपों को दिखाया गया है, क्रमिक विकास को दिखाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड डाटा। हम शुरू कहां से होते हैं? डेटा से, यानी आंकड़ों का संकलन करते हैं, फिर उसका एक रूप देते हैं, यानी सुव्यवस्थित रूप देते हैं। आंकड़ों को जैसे कि तैसे नहीं रखते हैं, फिर उसको गणितीय सूत्र में ढालते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद यह रूप लेता है सांख्यिकी का। आगे अगर हम देखें तो सांख्यिकी की परिभाषा से संदर्भ में हम अगर आए तो प्रयोग के आधार पर सांख्यिकी की 2 तरह की परिभाषाएं दी गई है। एक आंकड़ों के आधार पर, यानी आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर, और दूसरा विश्लेषण के आधार पर। हम कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हर जगह करते हैं,
जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं उनका प्रयोग हम कहीं कर लेते हैं, लेकिन उन आंकड़ों का विश्लेषण क्रमिक तरीके से एक एक करके सब जगह नहीं होता है। जहां पर हर जगह आंकड़ों का क्रमिक विश्लेषण होता है वो वहां पर सांख्यिकी को हम एक वचन कहते हैं, और जहां आंकड़ों का सामान्य प्रयोग होता है वहां की सांख्यिकी को हम बहुवचन में लाते हैं। तात्पर्य क्या है? एक वचन में सांख्यिकी विज्ञान का रूप है और बहुवचन में परंपरागत रूप में है। जैसे राज्य के लिए मृत्यु का आंकड़ा जारी करना, इसका आप सारणीयन की कोई जरूरत नहीं है, इसका विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है, और इसके आधार पर सांख्यिकी के विभिन्न चरों को ज्ञात करने अर्थात माध्य, मध्यिका, बहुलक, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, उनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी बहुवचन में एक तरह से सामान्य व्यवहार होता है। हमने जो वहां बोर्ड पर सारी चीजें बतलाई, यहां पर आप देख सकते हैं चित्र में चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य राजा को मंत्रणा दे रहे हैं। जाहिर है बहुत तरह की मंत्रणा होती है, और मंत्रणा बिना सबूत के नहीं होता होगा, और सबूत तो आंकड़े ही हैं, आंकड़े ही सबूत के रूप में आते हैं। आगे अगर हम परिभाषा के बारे में आए कि इसकी परिभाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कौन सबसे पहले इसकी परिभाषा दी, तो सांख्यिकी की परिभाषा में सैक्रिस्ट का नाम सबसे आगे आता है। यद्यपि कि सांख्यिकी को परिष्कृत करने वाले सबसे पहले, जैसे कि मैंने वहां कहा कि इसके जन्मदाता गॉडफ्रेड ऑकेनवाल हैं, इसको परिष्कृत करने वाले प्रमुख जो सांख्यिकीविद हुए उनमें नाम है गाल्टन, बाउले, कार्ल पियर्सन, एजवर्थ, फीसर। ये बहुत सारे नाम आप समझ सकते हैं, या आगे भी आप ध्यान देंगे कि आगे अर्थशास्त्र में भी जुड़े हुए हैं। फीसर, एजवर्थ, ये सब महान अर्थशास्त्री भी हुए। भारत के एक महान सांख्यिकवेत्ता का नाम सांख्यिकी के साथ जुड़ता है, और उस महान सांख्यिकवेत्ता का नाम पीसी महालनोबिस है, जिसका सामने आपके सामने चित्र है। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था, और इसी कारण 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इन्होंने किया क्या था, इनकी प्रसिद्धि क्या थी? आज पूरे हिंदुस्तान के टॉप 100 संस्थाओं में बराबर नाम रखने वाला इंडियन स्कूल ऑफ स्टेट कलकत्ता, जिसको भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहते हैं, कि स्थापना इन्होंने ही की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो में हमारी वो उद्योग प्रधान योजना थी। ध्यान देने वाली बात है, जब हमारी आजादी मिली थी तो सबसे पहले समस्या थी भूखमरी की, तो भूखमरी की समस्या को प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखा गया, और उसमें संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए विदेश से हैरोल्ड डोमर को बुलाया गया मॉडल बनाने के लिए। और सेकेंड प्लानिंग में उद्योग प्रधान रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांधे और उद्योग किसी देश का मंदिर होता है, तो उन्होंने उद्योग प्रधान देश बनाने के लिए, यानी उद्योगों की, बड़े बड़े उद्योग की स्थापना के लिए पीसी महालनोबिस को आमंत्रित किया कि आप जो है संसाधनों के आंकड़े इकट्ठा करके यह बताएं कि कौन से उद्योग कहां पर स्थापित किया जा सकता है। और तब सेकेंड प्लानिंग का, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का इन्होंने मॉडल तैयार किया, और उसके आधार पर आपको पता है कि हाँ 3 बड़े लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना भारत में की गई, और वहां से भारत के औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। तो पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण नाम है, और इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब सांख्यिकी की परिभाषा के रूप में मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ इसका जो है समंक तक जब तक सीमित रहता है, जब तक ये आंकड़े तक सीमित है, तब तक हम इसको बहुवचन कहेंगे। लेकिन जब आंकड़ों का विश्लेषण क्रमिक रूप से हम करने लगते हैं, या हम ये कहें कि सारणीयन, उसका जो है व्यक्तिकरण, और उसके बाद माध्य, मध्यिका और बहुलक में उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो वो एक वचन में आ जाता है। अब बहुवचन में हम, जैसा कि हमने यहां टॉपिक में हेडिंग में रखा है कि बहुवचन में सांख्यिकी का क्या परिभाषा दिया जा सकता है, तो बहुवचन में सांख्यिकी को परिभाषित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुवचन में हम आंकड़ों को
इस प्रकार रखते हैं कि आंकड़े व्यवस्थित हो और तुलनात्मक हो। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा और यहां भी आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, कहीं हम आंकड़े शब्द यूज कर रहे हैं, कहीं समंक शब्द यूज कर रहे हैं। आंकड़े और समंक दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। यहां समंक का मतलब मूल रूप से यह है कि समान अंक, समान अंक का मतलब एक रूपता होनी चाहिए, यानी वैसे आंकड़े को सांख्यिकी में सिर्फ शामिल किया जाता है जिनमें एक रूपता हो। ऐसा नहीं कि हम एक आंकड़े लंबाई के लिए लिए और दूसरी आंकड़े जनसंख्या के लिए लिए और तीसरी आंकड़े मृत्यु के लिए लिए। अगर हमको मृत्यु के बारे में जानकारी है कि देश में इन साल कितने व्यक्तियों की मौत हुई, तो हम पूरा आंकड़ा मृत्यु से संदर्भित ही लेंगे, तब उसे समंक कहा जाएगा। जैसे यहां आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने एक आंकड़ा लिया है 12, 10, 121 और 25। ये सिर्फ अंक हैं, इनको हम आंकड़े नहीं कह सकते हैं, इनको हम समंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई सूचना हमें नहीं देते हैं कि कौन सा चीज 12, कौन सा 10, कौन सा 121, है ना। तो जब हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं और तुलनात्मक रूप से रखते हैं, तब वो समंक या सांख्यिकी आंकड़े कहलाएंगे। जैसे यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, इसको हम समंक कहेंगे, क्योंकि ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों की सूची है। इसमें हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं कि हाँ किसकी जनसंख्या कितनी है, तो ये परिणाम देता है हमको। अब आगे हम देखेंगे कि बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा क्या दी गई है। बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा हॉरेस सेक्रेस्ट ने दिया है। हॉरेस सेक्रेस्ट कोई परिभाषा का निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि बहुवचन में सांख्यिकी में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों को ही एक जगह इकट्ठा कर दिया और वो इकट्ठा गुण परिभाषा बन गई। आप यहां देखें, जब उनकी परिभाषा को पढ़ेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएंगे। परिभाषा की प्रत्येक पंक्ति एक गुण है। जैसे समंक तथ्यों के समूह को कहते हैं, तथ्यों के समूह होना चाहिए, पहला गुण। सेकेंड, जो अनेक कारणों द्वारा पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होता है। तीसरी लाइन, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। चौथी, यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनकी गणना या अनुमान लगाया जाता है। पांचवा, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके द्वारा एकत्रित किया जाता है। और अंतिम, जो तुलना के लिए एक दूसरे से संबंधित हो। इसे जानने के लिए हम इन गुणों को अलग अलग पॉइंट से देखते हैं। गुण को समझ लेंगे, गुणों को इकट्ठा कर देंगे, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा अक्सर स्टूडेंट परीक्षा में गलती करते हैं। गलती क्या होती है कि वो किसी भी राइटर की परिभाषा को रटते हैं। रट के लिखने में क्या होता है कि जब लिखने लगते हैं एग्जाम में, तो एक आध शब्द भुलाते हैं, बस पूरा उनका लाइन डिस्टर्ब हो जाता है। अब आगे क्या लिखें। अब अगर आप लिखते हैं किसी की परिभाषा, जैसे सैक्रिस्ट की परिभाषा को ही आप लिखते हैं, तो अगर आप ये लिख देते हैं कि सैक्रिस्ट के शब्दों में, तब तो उनकी परिभाषा को हूबहू देना होगा शब्दशः। लेकिन अगर ये आप लिख देते हैं कि सैक्रिस्ट की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, तो शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, अर्थ वही निकलना चाहिए। आप इस रूप में ज्यादा कवर करें और आपसे अभी यही अपेक्षा की जाएगी। हम समझते हैं इससे आपके नंबर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप तथ्य को रख देंगे और कॉपी जांचने वाले समझ लेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट ठीक ठाक पढ़ा है। तो हम फिर कह रहे हैं कि इनको गुणों को इकट्ठा कर दीजिए, परिभाषा बन जाएगी। आपकी लैंग्वेज चाहे जैसे भी हो, सिर्फ अर्थ निकलना चाहिए। पहला गुण है सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। तथ्यों का समूह का मतलब, जैसे यहां पर हम दिखा रहे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या है और उनका प्राप्तांक है। यह दिखाया जा रहा है कि 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितने हैं, 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितने हैं, यानी एक समूह है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों को हम तथ्य नहीं कर सकते हैं, सांख्यिकी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फैक्ट्स है। आखिर उस विद्यार्थी के प्राप्तांक से हम क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे? हम उस विद्यार्थी के प्राप्तांक से निष्कर्ष तभी निकाल पाएंगे जब हम किसी दूसरे विद्यार्थी से उसकी तुलना करेंगे, या उस स्कूल के बारे में हम जानकारी लेंगे कि हाँ यहाँ कितना % रिजल्ट किस डिवीजन में आया है, तो समूह के रूप में तथ्य को इकट्ठा करेंगे तभी ना। तो इस कारण दिया है कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह होता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको वो साबित करता है। दूसरा, समंक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहुत सारी बात जो है हम भावना में बह के कहते हैं, बहुत महान है,
बहुत बड़ा दुरात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है, ये सांख्य में इसकी कोई जगह नहीं है। इन भावनात्मक बातों, सांख्य में आपको समंक द्वारा ही तुलना करना होगा, समंक को ही रखना होगा। आप तेज कमजोर ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं, सबूत में उनके प्राप्तांक रखने होंगे। मोहन सोहन से तेज है तो मोहन का भी प्राप्तांक उस साल का रखिए और सोहन का भी रखिए, तब इसको समंक बोलेंगे हम। अगला तीसरा विशेषता हम देखते हैं, अनेक कारणों द्वारा प्रभावित होता है। कोई भी समंक या कोई भी सांख्यिकीय आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होता है। जैसे हम गेहूं की उपज के मामले में अगर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो गेहूं की उपज वर्षा, भूमि की नमी, जलवायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सबों पर डिपेंड करता है। तो हम जब तक उनका पूरा विवरण नहीं लेंगे तब तक हम कोई रिजल्ट पर नहीं आ सकते। जब सारे कारणों से गेहूं की उपज प्रभावित होती है तो हम सिर्फ एक कारणों के जिम्मेदार कैसे ठहरा? तो हमको सारे कारणों के इफेक्ट को अलग अलग जानना होगा। तो इस कारण जैसे यहां पर फिगर में दिखाया जा रहा है कि भूमि बंजर टाइप होते जा रही है और गंदे पानी जमीन पर आ रहे हैं, जिससे कारण भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। यह सिर्फ एक काउज है, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। तो यहां हमने दिया है कि भूमि की बनावट, बीज, खाद इत्यादि अनेक कारणों से प्रभावित होती है। अतः विवेचना में कठिनाई आती है। कोई एक कारण को अकेले हम लेके चलेंगे तो पूरे कारण को लेके चलना होगा। अब यहां है यथोचित शुद्धता के अनुसार अनुमान अथवा गणना। हम सांख्यिकी में दो विधियों का प्रयोग करते हैं, एक गणना विधि और एक अनुमान विधि। जहां तक संभव होता है हम गणना को ही ऊपर रखें, क्योंकि उससे रिजल्ट हमारे स्वस्थ आएंगे, शुद्ध आएंगे। जब गणना पूरी संभव नहीं हो तब हम अनुमान निकालें, अनुमान के आधार पर रखें। लेकिन अनुमान में भी शुद्धता होनी चाहिए। अब अनुमान में शुद्धता क्या है? मान लेते हैं कि हम पटना से गया तक की दूरी माप रहे हैं, उसमें अगर 150 मीटर की कमी बेसी हो जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति की लंबाई आप माप रहे हैं तो सेंटीमीटर तक आपको मापना होगा, नहीं तो आपके निष्कर्ष भ्रामक आ जाएंगे और जिस उद्देश्य से आप आंकड़े संकलित कर रहे हैं वो उद्देश्य में गड़बड़ी आ जाएगी, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें शुद्धता के साथ अनुमान और गणना दोनों होनी चाहिए। अगला है सुव्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना। आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना होगा। अब व्यवस्थित ढंग से एकत्रित आंकड़े में अनावश्यक आंकड़े प्रवेश कर जाते हैं और कई आवश्यक आंकड़े छूट जाते हैं। सुव्यवस्थित आंकड़े क्या होगा? सुव्यवस्थित ढंग से आंकड़े इकट्ठा करना क्या होगा? योजना के अनुसार आंकड़े इकट्ठा करना। यानी आपकी योजना क्या है, किस काम के लिए आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो? अब ऐसे ही हम जानवरों की आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दें और उन जानवरों का प्रयोग, आंकड़े को हम प्रयोग कहां कर दे रहे हैं? तो दुधेरू पशुओं के लिए। मतलब अगर हमसे कोई आंकड़ा मांगता है कि भारत में दुधेरू पशु कितने हैं, भैया हम तो सब जानवर के आंकड़े इकट्ठे कर दिए, हम उसको उसमें कैसे प्रविष्ट कर सकते हैं? हो सकता है कुछ दुधेरू पशु उसमें छूट भी गए होंगे और कुछ जो न दूध देने वाले हैं वो भी पशु में आ गए होंगे। तो हम सारे पशुओं को, आंकड़े को हम वहां अगर रख देंगे तो वो गलत होगा। यानी योजना के अनुसार ही आंकड़े एकत्रित हो। अगला हम देखें, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए और जिस उद्देश्य, जो उद्देश्य है उसी के लिए आंकड़े इकट्ठे होना चाहिए। यदि जनगणना आप कर रहे हैं तो 150 नागरिक का अगर जनसंख्या जनगणना में गिनती छूट भी जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी गिनती को, यानी उसी जनगणना को अगर राशनिंग व्यवस्था के लिए आप यूज कर देते हैं तो जो 100 का छूटेगा, एक तो कि उसके साथ अन्याय होगा और वो व्यक्ति रोड पर भी आंदोलन करने के लिए खड़ा हो जाएगा। यानी दोनों तरफ से दिक्कत, पब्लिक की तरफ से भी दिक्कत हो जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत हो जाएगी। यहां हमने चित्र दिखाया है जिसमें राशन का गेहूं बंटते हुए दिखाया जा रहा है। कई हाथे हैं आगे बढ़ी हुई, हर हाथ को गेहूं चाहिए। जनगणना में अगर कोई छूट जाता है तो ये नहीं कहने आता है या ज्यादा जोर नहीं देता है कि मैं छूट गया, लेकिन यहां जीवन जीविका का सवाल होता है। अतः निश्चित तौर पे जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठित किए जा रहे हैं उसको उसी उद्देश्य में लगाइए, न कि किसी अन्य उद्देश्य में। अब यह आंकड़े परस्पर तुलना योग्य होनी चाहिए। हम तुलना योग्य होने के लिए आंकड़ों में कौन सा गुण होना चाहिए, यह ध्यान रखें
कि तुलना योग्य होने के लिए आंकड़ों में सजातीयता होना चाहिए। सजातीयता का मतलब है कि जैसे हमने यहां लिखा है कि 2011 की जनसंख्या की तुलना हम 1991 या 2001 से कर सकते हैं, यह सजातीयता है। 1991 में कितनी जनसंख्या थी, 2001 में कितनी थी, इनके आंकड़े हम लेंगे एक ही देश के संदर्भ में, भारत के सही संदर्भ में, और 2011 में क्या है, कितना ग्रोथ रेट हुआ, यानी जनसंख्या बढ़ने की प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है, इस आधार पर तुलना कर सकते हैं। दूसरा तुलना यह भी हो सकता है कि एक ही वर्ष में विभिन्न देशों की जनसंख्या या दो विभिन्न वर्षों में विभिन्न देशों की जनसंख्या की किसका कितना वृद्धि दर रहा। जैसे 2001 में अमेरिका की जनसंख्या कितनी थी, 2011 में कितनी हुई, 2001 में चीन की जनसंख्या कितनी थी, 2011 में चीन की कितनी हुई। तो इन अंतरों के आधार पर हम प्रतिशत निकाल सकते हैं ना। तो इन प्रतिशतों के आधार पर तो हम तुलना कर सकते हैं कि हाँ किसकी जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी, किसकी जनसंख्या कम तेजी से बढ़ी। अब इन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सारे आंकड़े संख्यात्मक तथ्य कहलाते हैं, सारे आंकड़े संख्यात्मक तथ्य कहलाते हैं, लेकिन सारे संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकीय आंकड़े नहीं कहलाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, या कॉम्पिटिटिव के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है। सारे आंकड़े संख्यात्मक तथ्य जरूर होंगे या असमांक संख्यात्मक तथ्य जरूर होंगे, लेकिन सारे जो है संख्यात्मक तथ्य समांक नहीं होंगे। कहने का मतलब हम ऐसे ही 2, 4, 6, 8 बोल रहे हैं, ये समांक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जो अभी आपने गुण पढ़ा कि तुलना होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, योजना होनी चाहिए, ये अंक बोलने से इसमें तो कोई गुण ये नहीं आ पाता है। अतः ये संख्यात्मक तथ्य हैं, लेकिन जब वही हम कहते हैं कि ए की लंबाई इतना, बी की लंबाई इतना, सी की लंबाई इतना, डी की लंबाई इतना, तो ये समांक हो जाएंगे, जबकि ये भी संख्यात्मक तथ्य ही है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि सारे आंकड़े संख्यात्मक तथ्य हैं। कोई भी आंकड़ा आप उठा लीजिए तो उनको तो संख्यात्मक तथ्य ही कहा जाएगा ना, लेकिन सारे संख्यात्मक जो है सारे संख्यात्मक तथ्य आंकड़े हो जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। इसको समझने के लिए इस उदाहरण को देखा जा सकता है कि कौन से कथन सांख्यिकी है और कौन से कथन सांख्यिकी नहीं है। सीता गीता से लंबी है, आप सोच सकते हैं कि यह सांख्यिकी में आ सकता है। मैंने कहा भावनात्मक बातों की सांख्यिकी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कोई आंकड़े नहीं है, ये सांख्यिकी में नहीं आएंगे। ये सीता की लंबाई 5 फीट 6 इंच है, जबकि गीता की लंबाई 5 फीट है। तुलना योग्य है। और सजातीयता है। सजातीयता क्या है कि दोनों की लंबाई फीट और इंच में मापी गई है, तुलना योग्य है। और निश्चित इसे कई उद्देश्यों में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम उद्देश्य अगर ये रखें कि दोनों की लंबाई, ग्रोथ रेट हमको जानना है कि शारीरिक विकास दोनों का कितना होगा। दूसरा, भारत एक घनी आबादी वाले देश है, इसकी आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। ये तो वही बात हुई ना। आप सोच सकते हैं कि हम जज के सामने जाके कह रहे हैं सर फलाना आदमी अपराधी है, उसने उसको मारा है। जज कहता है सबूत, तो सर हम जानते हैं, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं रहता है, आप कट जाते हैं। यहां भी एविडेंस नहीं है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है, प्रमाणित करके दिखाओ ना। आप इंग्लैंड का घनत्व बताओ, अमेरिका का घनत्व बताओ, अफ्रीका का घनत्व बताओ और भारत का घनत्व बताओ। और अगर इन देशों के मिलान से आपका घनत्व में घनत्व बड़ा निकलता है तो आपका जो है कहा जाएगा कि भारत एक घनी आबादी वाले देश है। आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है, आबादी का ग्रोथ रेट बताओ ना। आजकल छात्रों, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है और ये आबादी वाला प्रश्न भी यहां पर जो है, इस पर आप लोगों को सोच विचार करना चाहिए। भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व और अन्य देशों से जनसंख्या घनत्व की तुलना कीजिए और आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि क्या भारत में सही में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है या भारत की आबादी वस्तुतः बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। बस मैं बहुत छोटे विवरण के साथ थोड़ा सा आपको बता दूं, 2 मिनट समय लेकर के। इसमें दुनिया में
5 सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क। नंबर 1 और 2 को तो जानते ही हैं, चीन और भारत। नंबर 3 में अमेरिका है, जो वर्षों से वहीं टिका हुआ है, न उसकी आबादी बढ़ती है न घटती है। नंबर 4 में इंडोनेशिया है और नंबर 5 में पाकिस्तान है। 2050 आते आते क्या होगा आपको पता है? उससे बहुत पहले ही हो जाएगा कुछ, लेकिन फाइनल रिजल्ट 2050 तक। भारत चीन को पछाड़ देगा और पाकिस्तान इंडोनेशिया को पछाड़ देगा। यानी नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर चीन, अमेरिका जहां है वहीं स्टेबल रह जाएगा, और नंबर 4 पर पाकिस्तान, नंबर 5 पर इंडोनेशिया, और पता है छठवां देश बांग्लादेश। तो आप सोच सकते हैं कि यह भारतीय उपमहाद्वीप कितनी बड़ी जनसंख्या दुनिया की रख रही है, क्योंकि दुनिया के 6 सबसे टॉपर में 3 तो सिर्फ भारत ही है ना, अलग राष्ट्र बन चुके हैं, है तो भारतीय द्वीप का। तो इस कारण पता है इसको क्या कहा जाता है? तीनों मुल्कों को सम्मिलित रूप से, न कि किसी एक धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है, जनसंख्या का डेवलपमेंट और आर्थिक विकास के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कहा गया है इसको हिंदू ग्रोथ रेट। और हिंदू का नामकरण जानते ही है कि सिंधु से हुआ है, यानी सिंधु के आसपास जितने भी इलाके हैं उसका ग्रोथ रेट ये है। क्यों? क्योंकि स को अरबी लोग ह कहते थे, ह को कोई अ कहते थे ग्रीसियन लोग, तो कहीं इंडू बना, कहीं सिंधु बना, कहीं हिंदू बना, इस तरह से हिंदू ग्रोथ रेट में आते हैं। तो हम वहां पर न जाए, पुनः हम यहां रहें। तो ये भारत एक घनी आबादी वाला देश है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण जुटाना होगा, विभिन्न देशों के घनत्व निकालना होगा। इसकी आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, एक अनुमान के आधार पर कहते हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप आम लोगों की भाषा नहीं बोल सकते हैं। आम लोग बोलते हैं कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप अपनी बोली के पीछे सबूत दीजिए और सबूत आपके आंकड़े होंगे। अगर हम इसी चीज को अगर यहां रखें इस तरह से कि 1991 में भारतीय जनसंख्या 84.63 करोड़ थी और 2001 में बढ़कर 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख पहुंच गई, और 2011 में यह 118 करोड़ के स्तर तक पहुंचने की आशा है। आप समझ सकते हैं यह पॉइंट थोड़ा सा बैक एडिशन का हो, क्योंकि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 80 लाख। तो इस आधार पर जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक दशक के अंदर लगभग जनसंख्या 17 से 18 करोड़ बढ़ रही है, और एक दशक में जनसंख्या 17 से 18 करोड़ बढ़ रही है, और लगभग ये मान के चला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख है, और भारत में प्रत्येक साल 1 करोड़ 80 लाख लोग नए जुटते हैं, नए बढ़ते हैं। इस कारण यह भी कहा जाता है कि भारत में प्रत्येक साल 1 ऑस्ट्रेलिया जुटता है। और ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं, प्रमाणित हो जा रहा है कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है, या इसकी आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। यहां पर यह सांख्यिकी में प्रविष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन 199.5 मिलियन टन है। अब ये अपने आप में कोई आंकड़ा नहीं है, ये इसको हम सांख्यिकी में प्रविष्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक तथ्य है, क्योंकि न इसकी कोई तुलना है, न इसकी कोई सजातीयता है, न उद्देश्य पता चल रहा है। लेकिन जब यही विभिन्न वर्षों के आंकड़ों से हम तुलना करते हैं कि 1980-81 में कितना अनुमान था, 1990-91 में कितना मिलियन टन हुआ, 2001 में कितना मिलियन टन हुआ, तब तुलनात्मक रूप से ये सांख्यिकी में प्रविष्ट हो जाते हैं और इनको हम समांक कहेंगे। नेक्स्ट, भारत विश्व के सर्वाधिक निर्धन देशों में से एक है। कैसे भाई? भारत विश्व के सर्वाधिक निर्धन देशों में से एक कैसे है? भारत के लोगों को तो, अधिकांश लोगों को भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध हो रहा है। अगर आप अफ्रीकी मुल्क के देशों को देखें तो वहाँ काफ़ी भूखमरी है यहाँ की तुलना में। तो ऐसी अवस्था में हम इसे सांख्यिकी में प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोरी भावनात्मक बातें हैं, या हम ये कहें कि ये एक मानसिक समझ अपनी है, सिर्फ जो अपनी भावना पर आधारित होती है, जो कुछ चीज़ों को देख करके कहते हैं ना, आधा गिलास पानी है, एक व्यक्ति कह देता है
कि आधा खाली है, दूसरा कहता है आधा भरा है। एक सकारात्मक सोचता है, दूसरा नकारात्मक सोचता है। चीजें वहां यहाँ ये भी है, किसी को कोई कमी महसूस हुई तो कह दिया निर्धन देश है, और किसी को कोई अच्छी महसूस हुई तो कह देते हैं कि अमीर देश है। बॉम्बे के नरीमन पॉइंट पे जाते हैं, वहां के रोडों को चकाचक देखते हैं तो कहते हैं भारत बदल चुका है। लेकिन जब वही उड़ीसा के कालाहांडी जिले में जाइए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, तो हम ही वो है जो बोल देंगे कि अभी भी भारत को बहुत विकास करना बाकी है। लेकिन इन दोनों तथ्यों को सांख्यिकी से कोई लेना देना नहीं है। सांख्यिकी से तब लेना देना है जब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से या भोजन की कैलोरी के हिसाब से हम अन्य देशों से तुलना करें कि कितनी कैलोरी भोजन भारत के लोगों को अवेलेबल हो रही है और कितना प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों को अवेलेबल है अन्य देशों की तुलना में। जब हम अन्य देशों से आते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटेन से मेरी आय प्रति व्यक्ति आय 70 गुना कम है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 78 गुना कम है और स्विट्जरलैंड से 80 गुना कम है। इस आधार पर हम पाते हैं कि भारत अभी पिछड़ा राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र नहीं है। तो ये चीजें जो आप गुना निकाले, गुना का मतलब क्या हुआ, अनुपात 80 गुना मतलब भारत 1/80 है, अमेरिका से 40 गुना कम है मतलब भारत 1/40 है। तो इस तरह से जो आप निकालें तुलनात्मक रूप से इसको हम सांख्यिकी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुलना हो रही है और सजातीयता है। यहां पर जो उदाहरण है वो ये है कि सन 2002 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 480 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि अमेरिका और जापान में क्रमशः 35,060 डॉलर और 33,550 डॉलर। इन आंकड़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि 35,000 डॉलर और 480 डॉलर में कितना फर्क पड़ता है। अब हम पुनः एक बार रीबैक हो रहे हैं और परिभाषा पर आ जा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जितने भी गुणों को आपने पढ़ा, क्या वो परिभाषा में समाविष्ट हो रहे हैं या नहीं। हम देखते हैं कि उन्होंने परिभाषा क्या दी थी। तो मैंने कहा था कि होरेस से क्राइस्ट ने जो भी परिभाषा दी है वो जो है बहुवचन में सांख्यिकी की जितनी विशेषताएं हैं उन सबों को जोड़ दिया है, कोई परिभाषा निर्माण करने की कोशिश नहीं की। ये विशेषताओं को जोड़ दिया, उनके मन में जो आया, विचार करने पर आया, शोध के उपरांत आया कि ये बहुवचन में सांख्यिकी की विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं को एक जगह इकट्ठा किया है। तो विशेषताओं में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कहा था कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, पहली विशेषता। समंक तथ्यों के उस समूह को कहते हैं। दूसरी विशेषता में हमने कहा था कि अनेक पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है अनेक कारणों से, जिसमें मैंने उदाहरण दिया था गेहूं के उत्पादन का कि वर्षा, नमी, जलवायु सब पर डिपेंड करती है। देखिए दूसरी पंक्ति वही तो है कि अनेक कारणों द्वारा पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। गेहूं के उत्पादन किस किस चीज से प्रभावित हो रहा है। तीसरा में हमने कहा था संख्या में व्यक्त होनी चाहिए। हम ये कहना कि राम मोहन से लंबा है यह सांख्यिकी नहीं हुआ, आप राम की लंबाई बताइए और मोहन की लंबाई बताइए, तब वो सांख्यिकी होगी। यानी तीसरी विशेषता आ गई। यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनकी गणना, मैंने कहा था कि पटना से गया तक की दूरी नापने में 10-20 मीटर लंबाई छूट सकती है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति की लंबाई मापनी हो तो आपको सेंटीमीटर तक मापनी होगी। ज्यादा उचित है कि गणना प्रणाली को ही अपनाएं, अनुमान प्रणाली में कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। तो यथोचित शुद्धता जितनी रहेगी उतने ही हमारा निष्कर्ष सही आएंगे। यह चौथा पॉइंट आ गया। पांचवें में आप ख्याल कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि निश्चित योजना के अनुसार होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य के अनुरूप ही आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि भारत में दूध के उत्पादन का हम उद्देश्य रख रहे हैं, तो हमको दुधेरू पशुओं की क्षमता का अध्ययन करना चाहिए इसके अंतर्गत, न कि कोई अन्य पशुओं के बारे में। उसके बाद है सुव्यवस्थित तरीके द्वारा एकत्रीकरण। आंकड़ों को सुव्यवस्थित तरीके से एकत्रित करें, अव्यवस्थित रूप में नहीं, और ताकि उनके बीच में तुलना किया जा सके। अब इन सबों का, सारी विशेषताओं का बहुत शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जिसमें मूल 5-6 विशेषताएं हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया ये 5-6 एक ही जगह पर आ रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको याद कर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा याद करने की कोशिश कम कीजिए, समझने की कोशिश ज्यादा कीजिए और अपनी भाषा में लिखिए एग्जाम में। अब ये क्लास यहां पर अंत कर रहा है। अगले दिन हम सांख्यिकी को एक वचन में हम समझाएंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपके सामने रखे हैं। ये प्रश्न है
3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने दिया है। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं? आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हम क्या करते हैं? आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और फिर उसको सामने रखते हैं, अर्थात इसमें डी सभी आ जाएंगे। निम्नांकित में कौन सी सांख्यिकी की विशेषता नहीं है? अब आप विशेषता याद कीजिए। सेक्राइस्ट ने कौन कौन सी विशेषता बताई थी? उन विशेषताओं में कौन नहीं है? अनेक कारणों से प्रभावित, बिल्कुल बताया था उन्होंने। तथ्यों का संग्रह, यह भी कहा था। व्यवस्थित रूप में संकलित, व्यवस्थित रूप में तो संकलित करना ही है, आप व्यवस्थित कीजिएगा तो इधर उधर होगा। केवल शब्दों में व्यक्त, यही गलत है। यानी राम मोहन से लंबा है, ये नहीं चलेगा। वह उससे महान है, यह सांख्यिकी में प्रविष्ट नहीं होगा। यानी इसमें सी आंसर होगा। तीसरा, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस किस विषय से संबंधित थे? एकदम याद रखिए इनको, यह बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और ये आपके क्लास से लेकर यूपीएससी तक इनकी चर्चा होती है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस तय बात है कि सांख्यिकवेत्ता थे। कहीं कहीं ऐसा भी आ सकता है कि दे देगा आपको, ये ऑप्शन में तो राजनीति शास्त्र, भौतिक, जीव विज्ञान और सांख्यिकी मैंने दिया है, इसमें तो क्लियर है कि सांख्यिकी है। कहीं कहीं देगा अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी और जीव विज्ञान, या दे देगा कि इनमें सभी, तो उसमें इनमें सभी लगा देना है। यह है। अगला है सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई? सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको विस्तृत चर्चा मैंने कर दी है कि यहां शुरू में यह राजा का विज्ञान माना जाता था और प्रारंभ में इसे मात्र समझा जाता था कि यह अर्थशास्त्र का एक भाग है, लेकिन बाद में उसको जो है इसके जनक जो है गॉटफ्राइड ऑकेनवाल ने इसे एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर दिया और ये एक तरह से अलग सांख्यिकी विज्ञान हो गया। क्यों अलग विषय के रूप में स्थापित हुई? इस कारण स्थापित हुई कि जहां पहले होता था कि हम सिर्फ आंकड़े का प्रयोग हर विषय में करते थे रिजल्ट निकालने के लिए, लेकिन अब सांख्यिकी खुद में एक विषय बन गया। जैसे हम गणित का प्रयोग हर विषय में करते थे पहले भी, लेकिन आज गणित एक खुद अलग विषय स्थापित हो चुका है, उसी तरह सांख्यिकी भी हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा दें। सेक्राइस्ट की परिभाषा आप दे देंगे। अंतिम प्रश्न है, बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा के साथ इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। सेक्राइस्ट की परिभाषा दे करके और उनकी 7 विशेषताओं में से कोई 4 विशेषता लिख डालेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में एक वचन में हम बताएंगे।